जय हिंद एवरीवन। सो आपके साथ में CDS 8 का जो सोल्यूशन वर्क है ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान से एनालाइज करिएगा पूरे टेस्ट को। और जो भी आपने देखो पिछले टेस्ट में गलतियां करी थी, आई होप इस बार आपने उसको इम्प्रूव करा होगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेट थोड़ा सा टफ सेट था, हाई एंड पे था, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस थे। इसमें विकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, फॉरेन विकैबलरी थी, इसके अंदर काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे। तो उनको टेंटेटिव है बेटा, पेपर में आ सकते हैं ये, तो थोड़ा सा अपने नोट्स करिएगा इसको अच्छे से बना करके पूरे। और जो आपकी विकैब डायरी है उसमें अच्छे से पूरे तैयार करके एग्जाम्पल बनाइएगा। कोई दिक्कत हो लेट मी नो, मैं उसको ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट 8 का सोल्यूशन। टेस्ट 8 के अंदर जो फर्स्ट सेक्शन आपके पास आता है, उसके अंदर जो पोर्शन आपके पास था वो था आपके पास वर्ड मीनिंग्स का। ठीक है, इसमें यू हैड टू चूज द वर्ड विच वाज ऑपोजिट इन मीनिंग। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि इस टेस्ट में आपने क्या क्या देखा था। सबसे पहली बात, ऑपोजिट के सेंस में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको देखना था लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाने का। यहाँ पे बहुत इजीली लग रहा था लॉ ऑफ एलिमिनेशन। तो इसके थ्रू अगर आप आंसर लगाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाना बहुत ईजी होता है और आपके लिए एक पेपर में बहुत फ्रेंडली तरीका होता है, आपका टाइम सेव होता है उससे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो लगाया हो। नहीं लगाया तो फिर इस बार देख लेना कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग आप चलना। तो लॉ ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, इसके थ्रू अपने आंसर्स निकालेंगे। तरीका क्या होता है भाई, सबसे पहली बात रीड द सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस के अंदर उसका थीम समझना। थीम समझने में दो तरह के थीम आते हैं, एक तो या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। देन चूज योर वर्ड, जो आपसे पूछ रहा है। अगर उसने आपसे साइनो पूछा है तो आपका सेंटेंस का जो अगर नेचर नेगेटिव है, अगर सेंटेंस का नेचर नेगेटिव है तो साइनो भी आपके पास उसका नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। इस तरह से ध्यान रख के चलो, पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो साइनो भी क्या होगा उसका नेगेटिव। और अगर उसने आपसे एंटोनियम पूछ लिया है, अगर उसने आपसे ऑपोजिट पूछ लिया है तो उसके साथ में आपका एंटोनियम के साथ में ऑपोजिट मीनिंग होगा। मतलब अगर सेंटेंस क्या हुआ, अगर सेंटेंस मान लो सेंटेंस निकला आपके पास पॉजिटिव, तो एंटोनियम के अंदर उसका सेंस होगा नेगेटिव। ठीक है, ऐसा ध्यान रखे चलना है, एंटोनियम विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। तो ध्यान से लगाइएगा इस अप्रोच को और पेपर में देखिए आंसर क्या बनते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड था आपके पास कंसाइज समरी। कंसाइज वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो कंसाइज समरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर हेल्प द स्टूडेंट्स रिवाइज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिफोर द फाइनल एग्जाम्स। मतलब जैसे आपके पास एक समरी मिल जाती है किसी चीज़ की, तो उसके साथ में हमारे पास रिवीजन में बाद में ईजी पड़ता है। तो कंसाइज के देखो सिमिलर मीनिंग क्या क्या आ गए। देखो मैंने कहा था लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाना, तो लॉ ऑफ एलिमिनेशन से ये समझ आता है कि आपके पास देखो यहाँ पे सबसे पहले कंसाइज, कंसाइज के अंदर कॉम्पैक्ट। कंसाइज मीन स्मॉल एंड सेम गोज विद कॉम्पैक्ट, स्मॉल इन साइज, ब्रीफ स्मॉल इन साइज। वर्बोस का मतलब और टर्स का मतलब, दो ऑप्शन में से बचता है। तो टर्स होता है समरी, तो वर्बोस होता है बहुत ज्यादा डिटेल देना। ठीक है, इन डिटेल। तो इस तरह से आपने लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाया। देखो आपके पास ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सॉरी, सब एक जैसे थे बिल्कुल। सिर्फ जो ऑड वन था वो कौन सा था, सी वाला। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एलिमिनेशन। अगर ये अप्रोच फॉलो करते हो एग्जाम में तो पूरा स्कोर बूस्ट होगा, बहुत ध्यान से करना। ठीक है, तो आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट आपको अगर हिंदी चाहिए होती है, मैं हमेशा हिंदी नोट कर देता हूँ साथ में अदर विकैबुलरी की जो उसमें पूछी गई थी। जैसे कॉम्पैक्ट का मीनिंग आता है आपके पास बेसिकली सुकंचित या फिर ना सकुंचित होना या फिर लिमिटेड होना साइज में, स्कोप में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे होता है स्मॉल इन साइज का सेंस। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त होता है, वही कॉम्पैक्ट का सेंस आता है। फिर टर्स का मतलब भी संक्षिप्त एवं सटीक टू द पॉइंट की बातें करना। तो ये आपको ध्यान रख के चलना था कि यहाँ पे आपके पास जो अप्रोच लगती है दैट इज टू द पॉइंट या फिर जिसको कहते हैं समरी के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 2 वाज मेकिंग फन ऑफ समवन डिसेबिलिटी। मतलब कोई अगर मान लो अपाहिज है, कोई मान लो अपंग है और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग, तो इट इज बैड। ठीक है, इट इज कंप्लीटली रेप्रिहेंसिबल एंड अनएक्सेप्टेबल। नोटिस करना एंड के साथ में एक होता है रूल ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, रूल ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, तो रूल ऑफ पैरेललिज्म में क्या कहता है कि अगर एंड होता है तो एंड के इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा। अगर एंड के साथ में इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ नोटिस करो अनएक्सेप्टेबल इज अ नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ पे रेप्रिहेंसिबल का मतलब भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हमें निकालना है एंटोनियम, हमें निकालना है ऑपोजिट। तो यहाँ पे एक बात पक्का हो जाती है कि सेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे ब्लेम लगाएं, जिस पे आरोप लगाएं वो नहीं चाहिए। सिंसियर ऑनेस्ट होता है, कल्पेबल एक ऑप्शन दिया जो कहते हैं कि कल्पेबल टू क्राइम, गुनाह में गुनाह में शामिल होना, तो वो भी मैच नहीं करा। सिंसियर होता है लॉयल, ईमानदार, वफादार। इस सेंटेंस के अंदर डिसेबिलिटी का वर्ड यूज हो रहा है और डिसेबिलिटी में वफादारी का कोई सेंस नहीं आता।
ठीक है, ईमानदारी या वफादारी का कोई सेंस नहीं आता। तो इस वजह से आपके पास जो आंसर लगेगा दैट इज प्रेज वर्दी, तारीफ योग्य, तो आंसर इज ए। ये ध्यान रख के चलना है, आंसर इज ए, क्योंकि हमें ऑपोजिट देना था, ये मत भूलना है, हमें ऑपोजिट निकालना है। ठीक है, एंटोनिम्स निकालने होते हैं, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। फिर अगला वर्ड आपके पास है कल्पेबल के साथ में मीनिंग्स आपके पास पूरे आ गए यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है आपके पास नंबर 3, द क्राउड रिमेन डोसल। डोसल का मतलब होता है शांत, ये ध्यान रखिएगा। डोसल का मतलब होता है शांत रहना। ठीक है, डिस्पाइट प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन होता है उकसाना, किसी को उकसाया बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी वो शांत बना रहा, उसमें क्या बनता है कि पीसफुल रहा, वो पीस लविंग रहा। हमें ऑपोजिट देना था, तो यहाँ पे आपके पास प्रोवोकेशन के जैसा जो उकसाने वाला वर्ड है, डोसल वर्ड पूछा गया है, नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव, तो जी पॉजिटिव वर्ड है, हमें लगाना पड़ेगा नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ पे अग्रेसिव इज द ओनली वर्ड जो नेगेटिविटी दिखा रहा है, बी इज द आंसर। ओबीडियंट पॉजिटिव सेंस चला गया, नहीं चाहिए। जेंटल एंड सबमिसिव, सबमिसिव होता है जो साइन से बात मान लेता है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ये आपके पास राइट आंसर मार्क किया गया जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अगेन यू हैव ऑल द मीनिंग्स हियर, इस पेज पे सारे वर्ड मीनिंग्स आपके पास अदर वर्ड्स के आ गए हैं, इनको आप बाद में नोट करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास द प्रोफेसर गेव एन हिस्टोरिक, ठीक है, लेक्चर दैट ओनली फ्यू कुड अंडरस्टैंड। ओनली फ्यू कुड अंडरस्टैंड, कुछ ही लोग समझ पाए, तो यहाँ पे सेंस बनता है नेगेटिव का, हमें ऑपोजिट देना है। तो ये बात समझ आती है, तो एस्टोरिक का मतलब बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का सेंस लगा के चलना है, क्योंकि कुछ ही लोग समझ पाए थे उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ओनली अ फ्यू कुड अंडरस्टैंड, तो हिस्टोरिक था वो, नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव देखना है। ठीक है, मिस्टीरियस होता है रहस्यमय, कुछ ही लोग समझ पाते हैं। ऑब्सक्योर होता है अनक्लियर, कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, तो ऑपोजिट क्या बनता है, सिंपल साधारण। दिस इज अगेन लॉ ऑफ एलिमिनेशन, ऐसा लगाया करो। अब तक इसकी तो हैबिट हो जानी चाहिए थे। दिस वॉज टेस्ट नंबर 8। ठीक है, बाकी सारे मीनिंग यहाँ पे हैं हिंदी के भी, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ये आपके पास पीडीएफ एज इट इज आ जाती है, तो यू विल गेट द मीनिंग्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। द जज एडमायर द लॉयर्स परपेसिटी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स केसेस, मतलब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए जज ने एडमायर करा, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है, तो ये वर्ड भी पॉजिटिव बन जाएगा। हमें निकालना है नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस के अंदर देखो ब्रिलियंस होता है पॉजिटिविटी के साथ में, डलनेस इज द राइट आंसर, इनसाइट होता है बहुत ज़्यादा सोचना डिटेल्स में, और स्यूवर्डनेस होता है, अब श्रूडनेस होता है चालाकी, चतुरता, लोमड़ी वाली चालाकी, फायदा देखने वाला। तो इसके अंदर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी डलनेस, क्योंकि हमें ऑपोजिट पे जाना था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे मीनिंग यहाँ पे, ऑल्टरनेट जो मीनिंग्स हैं सारे यहाँ पे हैं, जैसे कि ब्रिलियंस होता है बेसिकली प्रतिभा वाला, ठीक है। फिर आपके पास इनसाइट होता है गहन ज्ञान होना किसी चीज़ के बारे में, श्रूडनेस होता है चतुराई, वो तो सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे, हमें ऑपोजिट निकालना था इसलिए सिंपल लगाया। देन अगला वर्ड आपके पास आता है, सेक्शन चेंज हो गया 6 to 15, मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस में हमें फिल करना था, फिल द ब्लैंक्स थे। लेट्स चेक द ऑप्शंस नाउ। हमारे पास ये भी वोकैबुलरी के जैसा ही था, चलो लेट्स नोटिस। द टास्क वाज सो इंट्रिकेट दैट इट रिक्वायर्ड डैश कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डैट इट रिक्वायर्ड, उसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत थी। तो कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फोकस। तो मतलब ये बात समझ आती है कि जो फोकस करने वाली बातें आती हैं तो इंट्रिकेट का मीनिंग होना चाहिए समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट या फिर समथिंग विच इज़ कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनना चाहिए था, डैट इट रिक्वायर्ड अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड का मतलब क्या होता है, बिना किसी का ध्यान भटके हुए, पूरा फोकस करे हुए। जैसे अगर मान लो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बीच में हमें अनडिवाइडेड फोकस चाहिए होती है, हमें अनडिवाइडेड फोकस चाहिए होती है ताकि एक्सपेरिमेंट गलत ना हो, ठीक है। तो इस केस में पॉइंट बनता है अनडिवाइडेड, मतलब बिना किसी का ध्यान भटके हुए। एम्बिगुअस, अनक्लियर, इंटरमिटेंट और रिडंडेंट के भी सारे मीनिंग्स मैंने अगले पेज पे दिए हुए हैं आपको। तो अभी ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर जो निकल रहा है फिर से लगभग सेंटेंस का सेंस पढ़ के आंसर निकल रहा है। यहाँ पे भी आप सेंस पढ़ना, अपने आप आंसर आएगा आपका। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नाउ। इसमें देखो बाकी के मीनिंग पे समझ लो कि अनडिवाइडेड होता है पूर्ण, कंप्लीट फोकस चाहिए था इसलिए आंसर बनाया। फिर एम्बिगुअस, अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है। इंटरमिटेंट होता है रुक रुक करके, मतलब कॉन्स्टेंटली ना होना। रिडंडेंट का मतलब होता है बेसिकली समथिंग विच इज एक्स्ट्रा, बार बार होने वाला या सिमिलर मीनिंग वाला, जिसको हम सुपरफ्लुअस भी बोलते हैं। तो ये भी सेंस नहीं आएगा, अनावश्यक का सेंस देता है वो, सुपरफ्लुअस का सेंस देता है। तो यहाँ पे आपके पास द आंसर वॉज अनडिवाइडेड। देन अगेन नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ही स्पोक विथ सच, वो बोला विथ सच डैश, पता नहीं अभी मीनिंग समझेंगे इसका, दैट द ऑडियंस वॉज मेजमराइज्ड। अब मेजमराइज्ड होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है। तो जब मंत्रमुग्ध हो जाता है कोई, तो सेंटेंस के अंदर मंत्रमुग्ध हो जाना इज लाइक चार्म्ड, क्या बनता है इसके लिए, चार्म्ड, ठीक है। कैप्टिवेटेड, ठीक है। स्पेल बाउंड, ऐसे वर्ड्स आते हैं।
ठीक है, किसी की करिश्मा के द्वारा कितना उसने अच्छा बोला होगा ताकि सब लोग स्पेल बाउंड हो गए थे। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा वर्ड आता है। एपैथी होता है किसी के बारे में अच्छा ना सोचना या नेगेटिव भाव, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, एलोक्वेंस इज द राइट आंसर। एलोक्वेंस मीन समथिंग विच इज वेरी स्टाइलिश। ठीक है, विच इज वेरी स्टाइलिश, सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड के साथ में आप बोल सकते हो सेंटेंस के अंदर कैप्टिवेटिंग या फिर अटेंशन सीकिंग, जो आपकी अटेंशन सीख करे। रिडंडेंसी का मतलब होता है बार बार होने वाला। ब्रेविटी का होता है समरी में, सारांश में। तो स्पीच उसकी इतनी अच्छी थी कि सब लोग उसको सुन के मंत्रमुग्ध हो गए। तो इसलिए इसका आंसर वॉज बी। आंसर बी इसलिए मार्क कर रहा है एलोक्वेंस के नाम से। बाकी के मीनिंग आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे। एपैथी होता है उदासीनता, कोई रुचि ना दिखाना, कुछ अच्छा है बुरा, कहते हैं बुरा ही सोचना ज़्यादातर। एलोक्वेंस होता है यहाँ पे आपके पास वाकपटुता या फिर प्रभावशाली, बेसिकली स्पीच किसी चीज तरह से दी उसने। रिडंडेंसी होता है अनावश्यक, और ब्रेविटी होता है संक्षिप्त में। ये सेंटेंस के मीनिंग से मैच नहीं कर रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू टू डैश। कर्फ्यू क्यों रखा जाता है? किसी को रोकने के लिए। ठीक है, कर्फ्यू लगाया जाता है रोकने के लिए। द एस्केलेटिंग वायलेंस, एस्केलेटिंग होता है इंक्रीजिंग, जो लगातार वायलेंस बढ़ रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी, उसको रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एस्केलेटिंग मीन्स कर्फ्यू, इस वजह से। अब देखो ऑप्शन क्या बना है आपके पास, एग्रीविएट। ठीक है, उसके बाद परसिक्यूट, एक्सपेरिएट, एक्सपेरेट, और उसके बाद रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन करने के लिए, टू रिस्ट्रेन, RESTRAIN। रिस्ट्रेन होता है किसी को रोकना। ठीक है, रिस्ट्रेन होता है रोकना, मीन्स टू कंट्रोल, मीन्स टू स्टॉप, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एस्केलेटिंग वायलेंस को रोकने के लिए उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग है। बाकी की मीनिंग में इंक्रीज का सेंस आता है, एग्रीवेट होता है बिगड़ना और बुरा कर देना, परसिक्यूट होता है किसी को सताना, एक्सपेरेट का मतलब होता है चिढ़ना या क्रोधित हो जाना, नियंत्रण करना, हमें कंट्रोल की बात करनी थी। तो इसलिए आंसर रिस्ट्रेन मार्क हुआ है इसका। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजर वॉज अक्यूज ऑफ टेकिंग डैश डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग हिज टीम। उस पर आरोप था कि वो फैसला लेता है अपनी टीम के बिना कंसल्ट करे हुए। तो यहाँ पे ही वॉज अक्यूज ऑफ टेकिंग, अक्यूज ऑफ एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी की वजह से आप देखो सेंटेंस निकालने में आएगा सेंस कैसे, आर्बिटरी। आर्बिटरी इसका आंसर होगा ना। आर्बिटरी का मतलब क्या होता है, एक इंसान ने सबको डिसाइड कर दिया होता है। आर्बिटरी होता है विदाउट डिस्कशन, मतलब हो सकता है यहाँ पे एक तरह से तानाशाही करना। ठीक है, तानाशाही करना, या फिर विदाउट सीकिंग अदर्स एडवाइस। ठीक है, विदाउट एनीबडीज एडवाइस। ठीक है, किसी और को इन्वॉल्व करे बिना, इसमें आंसर ऐसे आता है, विदाउट सीकिंग एडवाइस ऑफ अदर्स, ये होता है आर्बिट्री। ठीक है, तो इससे आंसर इसका ए बनेगा। आर्बिट्री था उसका डिसीजन, विदाउट टेकिंग बेसिकली डिसीजन ऑफ अदर्स, पूछना उनसे सजेशन के बारे में, कुछ नहीं करा उसने, अपना डिसीजन ले लिया। वॉज अक्यूज ऑफ टेकिंग आर्बिट्री डिसीजंस। ठीक है, कलेक्टिव होता है मिल करके, डेमोक्रेटिक भी होता है सब लोगों से पूछ करके, बायस्ड होता है पक्षपाती वाला, लेकिन पक्षपाती वाला सेंस यहाँ मैच नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे टेकिंग डिसीजन है, तो बायस्ड डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग। तो बायस में क्या होता है कि वो एक ही इंसान को फेवर करता है, लेकिन यहाँ पे फेवर नहीं है, उसके साथ में बोला गया कि वो हमसे पूछता ही नहीं है और अपना आप ही फैसला कर देता है, एक तानाशाह के जैसे। तो ये होता है आर्बिट्री का सेंस। तो इस वजह से आर्बिट्री इज अ बेटर चॉइस। लेकिन हाँ, अगर आर्बिट्री का ऑप्शन ना होता तो मैं बायस्ड पे आंसर लगा रहा होता, अगर आर्बिट्री नहीं होता तो बायस्ड लग रहा होता। लेकिन बिफोर अगर मैं कहूँ कि दोनों को अगर साथ साथ पुट कर दें तो आर्बिट्री इज मेकिंग मोर सेंस ओवर हियर, ये ध्यान रखे चलना। फिर अगले हिस्से पे आते हैं। सारे मीनिंग आपके पास आ गए। आर्बिट्रेटर को मनमानी करनी अपनी। ठीक है, कलेक्टिवली सामूहिक, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, पक्षपाती होता है बायस्ड। तो बेटर ऑप्शन वाज आर्बिट्री। देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। डिस्पाइट लूजिंग एवरीथिंग इन फायर, हालांकि उसने सब कुछ फायर में गवा दिया था। हालांकि से क्या बनता है, नेगेटिव सेंस। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे पॉजिटिव सेंस होगा। ठीक है, ही रिमेन डैश एंड डिडंट शेड अ टीयर, वो रोया नहीं। ठीक है, तो रोया नहीं वो बिल्कुल भी, तो ये सेंस बनता है इसका। तो उसने शेड अ टीयर मतलब रोना। ठीक है, और यहाँ रोया नहीं है वो, तो वहाँ पे क्या बना कि वो बहुत ज़्यादा स्टोइक बना रहा, वो बेसिकली अडिग या फिर डिटर्मिंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अनडिटर्ड। ठीक है, या फिर डिटर्मिंड, इसका सेंस लेके चलोगे आप। ठीक है, उसके बाद फ्लैम्बॉयंट होता है दिखावटी, वायलेट होता है उल्लंघन करना, ये तो मैच नहीं कर रहे हैं। गरुलस होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव इंसान, वो गरुलस हो गया। तो इस तरह से बेस्ट आंसर विल बी स्टोइक। वो स्टोइक रहा, वो अडिग रहा, वो अपने बात पर टिका रहा, वो हार नहीं माना। फिर
एग्जाम्पल्स देख लीजिए सारे आपके पास। वायलेट होता है यहाँ पे आपके पास बेसिकली किसी को अस्थिर बनाना, ठीक है। देन उल्लंघन करना वाला वर्ड भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास वॉलेटाइल का सेंस पे भी बन जाता है। वॉलेटाइल होता है जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चंचल, ऐसी चीज़ें जो वॉलेटाइल होती हैं वो आक्रामक भी होती हैं, ठीक है, अस्थिर संभावना वाली, जैसे केमिकल्स होते हैं वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जान के चलो। फ्लैम्बॉयंट होता है दिखावटी, ओके। ग्रेरुलस होता है बेसिकली बहुत बोलने वाला। स्ट्राइक होता है धैर्यशील या फिर कष्ट को सहने की क्षमता वाला, ठीक है। अनडिटर्ड, डिटर्मेंट, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। देन अगले वर्ड पे बढ़ो बच्चों, नंबर 11। द बिजनेसमैन ऑफिस वॉज डेकोरेटेड इन, डेकोरेटेड बात चल रही है, हाँ, सुंदर सजाया गया उसे, डैश मैनर विद एक्सपेंसिव आर्ट एंड फर्नीचर। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकर के आया सामान, यहाँ पे हिंट है ये। तो वो बहुत ज़्यादा आपके पास लैविशली सजाया गया होगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लैविश, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंटली, फ्लैम्बॉयंटली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके पास आते हैं। या फिर ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला, शोई का सेंस, तक ये ध्यान रखे चलना है। इन अ मैनर वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था, ऑस्टेंटेशियस का सेंस, ठीक है। फ्रूगल होता है जो पैसे बचा के चले। असेटिक का सेंस नहीं बनाएगा यहाँ पे, हर्मिट लाइक होता है वो। मॉडेस्ट होता है सिंपल एंड प्लेन। तो बेस्ट आंसर वॉज ऑस्टेंटेशियस। मीनिंग देख लो इसके सेंटेंस के अंदर, सन्यासी के जैसा तपस्वी, उसको क्या मोह माया से कोई प्यार, उसको प्यार नहीं होता, पहाड़ पे चला जाता है तपस्या में, असेटिक बन जाता है, हर्मिट बन जाता है वो, ठीक है, हर्मिट लाइक हो जाता है। तो ये तो बनेगा नहीं सेंटेंस के अंदर। हर्मिट होता है सन्यासी। उसके बाद सेंट भी कह सकते हो आप लोग, सारे वर्ड्स भी होते हैं। फ्रूगल होता है मितव्ययी और होता है ना खर्चा कम करने वाला। अपव्ययी होता है एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। फिर आता है ऑस्टेंटेशियस, दिखावटी, आडंबरपूर्ण, इसका आंसर था। और विनम्र होता है सरल, सिंपल, सोबर सा रहने वाला, तो विनम्र बनता है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन, अगेन आपके पास सारे डिटेल डिस्कशन थे। नंबर 12 पे आते हैं। डिस्पाइट फेसिंग सेवियर क्रिटिसिज्म ही रिमेंड, उसने आलोचना बहुत सेंस झेली है, लेकिन अब फिर से यहाँ पे नेगेटिव सेंस है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसको क्रिटिसिज्म मिलनी, लेकिन फिर भी वो अपने बात से चेंज नहीं हुआ होगा, वो अनडिटर्ड रहा होगा, ठीक है। वो क्या रहा होगा, रेजोल्यूट रहा होगा, वहां पे रेजोल्यूट रहा होगा, ठीक है। तो रेजोल्यूट इज द राइट आंसर। फिर से आपके पास वॉलेटाइल का सेंस नहीं बनेगा, हिंसक के आक्रामक के रूप में आता है, ठीक है। इससे आपके पास वॉयलेंस होता है, उसमें से जोड़ के आता है। कप्रेशियस का सेंस नहीं है। इनडिफरेंट होता है उदासीन। तो सेंस देख लो सारे वर्ड्स की आपके पास सेंटेंस के अंदर। रेजोल्यूट इज द राइट आंसर। अटल रहा, भले ही उसने चैलेंज देखे लेकिन अटल रहा अपनी बात पे। वॉलेटाइल अस्थिर या चंचल। कप्रेशियस मनमौजी होता है, चंचल इंसान जैसे होता है कि कभी कभी कुछ कभी कुछ। और इनडिफरेंट होता है उदासीन, इस व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ता कि अच्छा हो या बुरा हो। तो दिस वाज द एप्लीकेशन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस बिगैन टू, जब कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, जहाँ पे सपोज कटघरे में आके आप एक मुजरिम खड़ा हुआ है, ठीक है, जज के आगे, और वो उससे पूछ रहा है सवाल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, क्रॉस एग्जामिनेशन। द विटनेस बिगैन टू डैश विच कास्ट डाउट्स ऑन द ऑथेंसिटी ऑफ हिज अर्लियर स्टेटमेंट्स, मतलब उसने क्या करा, डाउट्स हो गए ऑथेंसिटी पे, मतलब उसकी रियलिटी पे, ट्रुथफुलनेस पे, ठीक है। ऑथेंटिसिटी मतलब जेन्युइनिटी होता है, ठीक है। या फिर उसके साथ में है ना ऑनेस्टी का सेंस बनता है कि उसने जो पहले स्टेटमेंट दिया था वो अलग है, अब ये कुछ और बोल रहा है, तो उस पर डाउट हुआ पुलिस वालों को या कोर्ट को। तो यहाँ पे आया सेंटेंस के अंदर, द विटनेस बिगैन टू हेजिटेट। जब हम कुछ गलत करते हैं ना और बाद में हमसे उसको कोई पूछता है, तो कुछ समय तो कुछ लोग अपनी बात को याद रखते हैं लेकिन फिर बाद में वो भूल जाते हैं। एंड देन दे हेजिटेट, बाद में वो झिझकते हैं, बोलते हैं, क्योंकि वो भूल गए होते हैं उन्होंने पहले क्या बोला होता है। अगर झूठ बोलते हैं तो बच्चों में देखो कॉमनली होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ऐसी होता है, टीचर बाद में पकड़ लेता है उन्हें कि ये झूठ बोल रहा है। वाई, बिकॉज वो अपने स्टेटमेंट्स को बदलते रहते हैं। तो वो बनता है फैब्रिकेट होता है नकली, एक्सक्लेम होता है घोषणा करना, एलैबोरेट होता है व्याख्या करना, नहीं बनेगा, हेजिटेट इज द राइट आंसर। देन हेजिटेट होता है झिझकना शुरू हो गए। मीनिंग देख लो, फैब्रिकेट होता है फेक, नकली, गढ़ना, झूठी बातें बनाना, ठीक है। एक्सक्लेम होता है चिल्ला कर कहना, एलैबोरेट होता है समझाना विस्तार में, इसमें वर्ड को एलैबोरेट कर रहा हूँ उस समय। और हेजिटेट होता है हिचकिचाना, मतलब स्टेटमेंट पहले कुछ दिया था अब कुछ और स्टेटमेंट है, तो पुलिस वालों को डाउट हुआ ये हेजिटेट क्यों कर रहा है। देन अगला वर्ड पे आते हैं, नंबर 14। द न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर मेड अ डैश एफर्ट टू रिपेयर डिप्लोमेटिक टाइज, उसने एफर्ट किए होंगे डिप्लोमेटिक टाइज को ठीक करने के लिए। हैड बीन स्ट्रेन्ड ड्यू टू रीसेंट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो उसने बेचारे ने प्रयास किया था ना
बेटर बनाने के लिए टाइस को, लेकिन वो अभी रीसेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से फिर से वापस पॉइंट जीरो पे पहुंच गया, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड या फिर बैक टू पॉइंट जीरो। तो क्या बन गया आपके पास, द न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर मेड अ डैश एफर्ट्स टू रिपेयर डिप्लोमेटिक टाइस। तो बनता है आपके पास कॉन्सेक्रेटेड, मतलब कॉन्सेक्रेट से बनता है कि बहुत ज़्यादा उसने मजबूती से काम करा होगा, लाइक कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट जानते हो ना आप लोग, कॉन्क्रीट होता है, फर्श पड़ता है उससे, सख्त होता है, हार्ड होता है। तो यहाँ पे लैक लस्टर होता है सिर्फ दिखावे की बातें करना। लस्टर वर्ड ही क्या होता है, जो ज़्यादा ना सिंपल सा, बिल्कुल उसमें कुछ करा ही नहीं होता। मतलब लस्टर इज अगेन समथिंग विच इज शोई, और लैक का मतलब होता है इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डनरी का सेंस आता है, ही मेड एन ऑर्डनरी एफर्ट। तो ऑर्डनरी नहीं, उसने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स करी होंगी, बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट के जैसा उसने एफर्ट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंसेंट्रेटेड का सेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। रिडंडेंट मतलब बार बार वाला, परफंक्टरी का मैच नहीं करेगा, मीनिंग सेंस ऑफ सेंटेंस पे जाना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे अनौपचारिक हुआ, वो तो औपचारिक था, एम्बेसडर था भाई। लैक लस्टर होता है उत्साहहीन, मतलब फिर तो उसने प्रयास ही नहीं करा मतलब। फिर यहाँ पे संगठित बेसिकली होता है आपके पास बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना चीज़ पर। और रिडंडेंट होता है अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो काम करके आ गया। तो द बेस्ट ऑप्शन वॉज ऑप्शन नंबर जो था आपके पास थर्ड वाला, कॉन्सिक्रेटेड का। फिर अगला वर्ड आता है आपके पास 15, इस सेक्शन का लास्ट वर्ड है, फिर सेक्शन चेंज होगा। द आर्टिस्ट फाइनल एग्जीबिशन वॉज अ डैश ब्लेंड ऑफ। ब्लेंड होता है मिश्रण, मिश्रण होता है मिक्स ऑफ। ठीक है, ब्लेंड ऑफ यानी कि मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न थीम्स, अर्निंग हिम इंटरनेशनल अक्लेम। इंटरनेशनल अक्लेम मतलब होता है फेम, प्रसिद्धि। ठीक है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसको, प्रसिद्ध हो गया वो इस तरह से करके, अपने जो उसने वहाँ पे आपके पास शो एग्जीबिशन लगाई, उसमें उसके अंदर कॉम्बिनेशन था। ब्लेंड होता है मिक्स या फिर कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका था, टेक्निक का भी था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी, और ट्रेडिशनल थीम्स का वगैरह का भी, सबका उसका मिश्रण था वो। ठीक है, तो यहाँ पे हारमोनियस होना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिविटी जा रही है, तो हारमोनियस इज द बेस्ट आंसर। क्रूर होता है कच्चा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टरी होता है विरोध, केयरलेस होता है लापरवाही। सेंटेंस का सेंस पकड़ना पड़ता है, और सेंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर चूज करने हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे सीडीएस में आजकल पूछते हैं ये लोग, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। सारे अगेन हिंदी मीनिंग आपके लिए यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 to 20, इसमें आता है आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजेस का हिस्सा। ध्यान से देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आंसर आपके लिए ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। इसके अंदर आता है टू राइज लाइक अ फीनिक्स। फीनिक्स एक बर्ड होती है, इसको फायर बर्ड बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक पंछी होता है, बहुत सुंदर पंछी होता है। इसको अगर मान लो ये जल जाता है ना, अगर ये बर्न कर दिया है, रोमन कैथोलिक अपने है कहावतें हैं ये। आपने जो हैरी पॉटर मूवी देखी थी उसमें भी शायद एक फीनिक्स सही थी, तो उसमें हैरी पॉटर की वॉल्यूम 1 या 2 में जो होती थी, तो फीनिक्स होती थी, उसमें बर्ड होती है ये। तो इट बेसिकली कहता है कि यहाँ पे जो बर्ड है ये फायर में से राइजेस फ्रॉम इट्स एशेस। मुहावरा क्या है, टू राइज फ्रॉम इट्स एशेस लाइक अ फीनिक्स। ठीक है, फीनिक्स होता है फायर बर्ड। तो यहाँ पे आपके पास मुहावरा वहाँ से लिया गया है, कम बैक स्ट्रॉन्गर आफ्टर अ बिग फेलियर। ये एडियम डिस्क्राइब करता है बेसिकली कोई चैलेंज किसी ने फेस करा, कोई फेलियर शुरू करा, बाद में और ज़्यादा ताकत से सामने आया। जैसे इसरो, चंद्रयान के फेलियर के बाद में इसरो रोज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस, एंड अगेन हमने चंद्रयान वहाँ पे लैंड किया। तो इस केस में पॉइंट बनता है कि समथिंग विच इज, कहते हैं कि एशेस का मतलब यहाँ पर राख से फिर भी एक नया जीवन, नई क्रांति ले आया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, टू कम बैक स्ट्रॉन्गर आफ्टर फेलियर, इसका बेस्ट आंसर बनेगा। देन उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट आता है कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट मीन्स होता है सॉल्व अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, एक बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ को हल कर देना। गॉर्डियन नॉट ऐसे लगती है, इसमें ना तरह तरह से गांठें लगी होती हैं, और इसको निकालना गांठ को बड़ा मुश्किल होता है। इसको इससे एक ना फ्लावर होता है ना, फूल जैसे गेंदे का फूल नहीं देखा तुम लोगों ने, बंद होता है पूरा, इस तरह की नॉट होती है। इसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ गॉर्डियन नॉट, और ये भी सब माइथोलॉजी से ली गई हैं, स्टोरीज होती हैं, वहाँ से मुहावरे आते हैं। तो यहाँ पे थ्रू सोल्स, यहाँ पे हमने वो कर दिया, तो कट द गॉर्डियन नॉट मतलब हमने वहाँ पे उसको मुश्किल काम को हल कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया है, वी हैव सॉल्व समथिंग बोल्डली एंड विथ क्विकनेस, ऐसे बना करके जल्दी से उसको हमने सॉल्व कर दिया है। देन उसके बाद नंबर 18 पे जो मुहावरा था, डैट वाज डैम स्क्विब, इसका मतलब होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे डैम स्क्विब का मीनिंग होता है अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। समथिंग विच इज नॉट इम्प्रेसिव, ये सेंस बनता है इसका। देन उसके बाद आता है टू स्टील समवंस थंडर, मतलब काम किया किसी ने और क्रेडिट ले गया कोई और। मतलब कई बार ये होता है कि जैसे कई बार मैचेस में, क्रिकेट में आप लोग देखते हो कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है फेल हो जाते हैं ना, उनमें से किसी एक बंदे ने सपोज बना लिए होते हैं 100 रन बना लिए सपोज, लेकिन इतना स्पीड से खेला वो 100 रन तो उसने बना लिए, लेकिन अभी बाकी के सपोज उसने 100 रन बना डाले सपोज 60 बॉल्स में, 10 ओवर के बाद में आउट हो गया वो। अब बचे हुए हैं अभी भी 40 ओवर। अब क्या हुआ, जो बाकी के बैट्समैन थे या जो टेल एंडर्स थे, जो बॉलर्स थे स्पेशली, इन लोगों ने टीम को खेल के जिताया।
टीम के लिए टारगेट था 300 रन का। अब क्या हुआ कि 200 रन तो इन लोगों ने मेहनत से बनाए, वो 100 रन बना करके सेंचुरी बना के बैठा हुआ है। मैन ऑफ द मैच जो डिक्लेयर हो रहा है वो बैट्समैन डिक्लेयर हो रहा है, उसने 100 बनाया था, क्योंकि उसने 100 बनाया था। अब एफर्ट किसकी थी? बाकी लोगों की ना। ये तो लापरवाही में आउट हो गया 100 रन बना करके, बनाया 100 माना, लेकिन आउट तो हो गया। लेकिन पॉइंट क्या बनता है कि जिताया किसने? वो भी जिताया टेल एंडर्स ने, लेकिन उन टेल एंडर्स को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो द बैट्समैन स्टील्स देयर थंडर, स्टील द लाइमलाइट भी बोला जाता है, टू स्टील समबडीज लाइमलाइट, ये सेंस होता है, सेम मीनिंग होता है इसका भी, स्टील समवंस लाइमलाइट। ये सेम सेंस होता है जैसे स्टेज शो पे किसी ने, अब देखते हो ना कि लाइमलाइट पड़ती है ना, बड़े बड़े कैमरा ऐसे लाइट पड़ी होती हैं, इस तरह से ना बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स होती हैं ये, इनसे रोशनी पड़ती है स्टेज के ऊपर, जो भी कैरेक्टर्स वहाँ पे होते हैं उनके ऊपर रोशनी डाली जा रही होती है, जो स्टेज पे कैरेक्टर्स खड़े होते हैं, और वो उनमें से एक कैरेक्टर के ऊपर लाइट पड़ रही होती है, ठीक है। तो वो पर्सन क्या रहता है? वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। वो पर्सन क्या रहता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अब यहाँ पे जो लाइमलाइट है किसी की, उसने चुरा ली किसी ने, मतलब वही सेंस बनता है कि जो अभिनय किया किसी और ने, लेकिन उसको अवार्ड मिलेगा किसी और को, ठीक है। तो ये बनता है सेंटेंस के अंदर, टू टेक क्रेडिट फॉर समबडीज वर्क, ये सेंस बनता है इसका, इसलिए आंसर डी मार्क किया गया है। देन इन सभी का सेम मीनिंग होता है, स्टील समबडीज थंडर, टू स्टील समबडीज लाइमलाइट, ये सारे वर्ड्स होते हैं, सेम मीनिंग रखते हैं। फिर वर्ड नंबर 19 पे बाद 20 पे आता है लॉगर्ड्स हेड। लॉगर्ड्स आप जानते हो जैसे लकड़हारे होते हैं, एक जब पेड़ को काटा जाता है तो यहाँ पे 100 है सपोज, यहाँ पे एक वो आरी लेके खड़े होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों तरफ से जो लोग हैं ये बेंड करे होते हैं इस तरह से करके, और ये अपने आरे से उस पेड़ को काट रहे होते हैं, ये बेंड करे होते हैं इस तरह से पकड़े होते हैं, और ये आरे से उसको काट रहे होते हैं। तो एट लॉगर्ड्स हेड, इनके सर देखो कैसे आपस में से टकरा रहे हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके इस तरह से यूं यूं ये अपने लॉगर्स हेड पे होते हैं। तो इस केस में पॉइंट बनता है इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। मान लो कि ये एक जना इसको 100 को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा उसको अपनी तरफ खींच रहा है, फिर एक तरफ अपनी तरफ, दूसरी तरफ कह रहा है ये मेरा ऐसे करके। तो ये ऐसा लगता है एज इफ दे आर फाइटिंग, काट तो पेड़ रहे हैं, तो मुहावरा वहां से आ गया, डैट मीन्स इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ये इसका आंसर था। देन उसके बाद अगला आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21 से 30, इसके अंदर आपके पास है पैराजंबल्स के पोर्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, पैराजंबल्स की टेक्निक्स में आपको काफ़ी बारी करा चुका हूँ, और इसमें आपके पास आंसर डिस्कस होंगे। तो लेट्स चेक द आंसर वर्क नाउ फॉर पैराजंबल्स।